Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA, NET JRF, Labor Laws Code 55, and also for those who are preparing for other examinations of IBPS Specialist Officer and Public Sector examinations in Human Resource Management. So what we are going to do is we will discuss some of the questions which were previously asked in NET JRF examination of Labor Law Code 55 and also they can be asked in अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो है, आपको जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट कि जब भी नई टॉपिक्स आपके अपलोड हों तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको जो है मेरे वीडियो सेशन पसंद आ रहे हैं और ये पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमारा सामने है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाज इनिशियली फाउंडेड बाय। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ठीक है, ये कौन, किसने इसको पहले मतलब फाउंड किया था, किसने जो है स्टार्टिंग में इसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है चार ऑप्शन हैं जिसमें कि डेल योडर है, जॉन आर कॉमन्स है, रॉबर्ट एफ है और मैक्स वेबर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो चारों लोग हैं ये चारों लोग ही इंडस्ट्रियल रिलेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग चीज़ें दी थी। अगर हम लोग डेल योडर और मैक्स वेबर की बात करते हैं तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ओके, इन्होंने इसको डिफाइन किया, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात की। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस टर्म की, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इनिशियली इंट्रोड्यूस किसने किया, जॉन आर कॉमन्स ने। ओके, तो ये जो है बेसिकली उन्होंने कैसे किया, जो उन्होंने एक एकेडमिक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में 1920 में। ठीक है, यानी कि एज एकेडमिक का पार्ट जो है ये जॉन आर कॉमन्स की वजह से ही आया। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या आंसर दोगे, यहाँ पे आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब जॉन आर कॉमन्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उसके बाद रॉबर्ट एफ ने ही इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया था। यानी कि रॉबर्ट एफ भी एक स्कॉलर हैं जिन्होंने इसके रिलेशन में काम किया था, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के टर्म में काम किया था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक जो है आपका एक्ट आ रहा है जिसमें आ रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, यहाँ पे कौन सा एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इसकी किस सेक्शन की बात की जा रही है, सेक्शन 21 में। ठीक है, देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपके एक्ट्स होते हैं ना, अगर सेक्शन 2 की बात आ रही है तो समझ जाइए कि उसमें किसी ना किसी चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो और लेकिन जो सब सेक्शन है आपको बाकी वही सारी चीज़ें याद करनी है कि उसमें किस चीज़ की जो है डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 2(1) है, ठीक, तो आपको बताना है कि सेक्शन 2(1) में किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, स्ट्राइक है, लॉकआउट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है और वेजेस है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ही जो है वो डिफाइन किया गया। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को तो सेक्शन 2K में डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2K में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन बचता है आपका, स्ट्राइक्स बचता है, लॉकआउट बचता है और वेजेस बचता है। ठीक है, अब स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्ट्राइक जो है ये सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2Q में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में 2K में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है। अब ऑप्शन में आपके पास बचता है लॉकआउट और वेजेस। तो वेजेस को तो 2RR में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्राइक को 2Q में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को 2K में और वेजेस को 2RR में जो है डिफाइन किया गया। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा, ऑप्शन आपके पास फाइनली बचा लॉकआउट। यानी कि लॉकआउट को सेक्शन 2(1)
ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2(1) में लॉकआउट को डिफाइन किया गया है। लॉकआउट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपकी वर्किंग प्लेस है उसको आप टेम्परेरी जो है उसको क्या करोगे, उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट आप उसको क्लोज कर दे रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ये तरीका यूज करते हैं, बिकॉज जब उन्हें लगता है कि वो वर्कर्स को नहीं संभाल पा रहे तो वो काम करने वाली जगह को ही बंद कर देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, सेक्शन 2(1) का। सेक्शन 2(1) किसको डिफाइन कर रहा है, लॉकआउट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 2(1) किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। ठीक है, बाकी चारों सेक्शन में मैंने आपको बताया, ये चारों सेक्शन भी आपको क्या करना है, याद कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी जो है एग्जाम में स्पाइक के लिए पूछा गया था कि किस सब सेक्शन में जो है किस सेक्शन में डिफाइन किया गया। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, जो बहुत कॉमन से टर्म्स हैं उनके सेक्शन सब सेक्शन ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच Section of Trade Union Act 1926 grants immunity to registered trade union from the civil suits। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, ठीक है, उसके किस सेक्शन में जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को सिविल सूट से इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी कि उससे छूट मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्शन 18 है, ठीक है, सेक्शन 18 में क्या बोला गया है कि जो लीडर्स हैं और जो ऑफिस बियरर्स हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के, ठीक है ना, उनको क्या होगा, वो इम्यून होते हैं सिविल सूट से बहुत सारे केसेस में। जैसे कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी की बात करते हैं, टॉर्चस लायबिलिटी की बात करते हैं, तो इस केसेस में क्या होंगे, वो लोगों के ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, सिविल सूट में वो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, उससे इम्यून रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या याद रखोगे, सेक्शन 18 में सिविल सूट से इम्यूनिटी की बात की गई है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लीडर्स और ऑफिस बियरर्स की। फाइन, तो इसका आंसर क्या है, आंसर है 2, यानी कि सेक्शन 18। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, Which of the following represents the right inherent in a managerial position to give orders and expect them to be obeyed। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको बताना है कि इन सब में से किस टर्म में, ठीक है, ये बोला मैनेजर को क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। ठीक है, और राइट इसलिए दिया गया है जिससे कि वो ऑर्डर दे सके और उसको ये एक्सपेक्टेशन रहे कि वो जो है वो फुलफिल होगा, यानी कि ओबे होगा। ठीक है, लोग उसकी बातें सुनेंगे। तो अभी देखिए आपके पास यहाँ पे 4 टर्म है, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि लोग आपकी बातें सुने। ठीक है, अगर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो इन्फ्लुएंस और पावर तो बेसिकली इंसान अपनी खुद की बनाता है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस आप किसी को तभी कर सकते हो ना, वो आपके अंदर खुद का है, उसको आपको कोई दे नहीं सकता। आपको क्या दे सकता है, कोई अथॉरिटी दे सकता है। ठीक है, कोई आपको डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी दे सकता है, और आपको अथॉरिटी मिल गई तो उसके बेसिस पे ही आप क्या करोगे, लोगों से अपना काम करवा सकते हो, उनसे अपनी बात सुनवा सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा 2, यानी कि अथॉरिटी। अथॉरिटी दी जाती है मैनेजरियल पोजीशन पे, जिससे कि आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो और उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी बातें सुने। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु हैज डेवलप्ड द लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील है, ठीक है, बेसिकली HRD के टर्म में ये कंसेप्ट यूज होता है। तो आपको बताना है कि ये किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पॉल ब्रेंथल है, अनदर्स FJ रोथलिसबर्गर, अनदर्स लियोनार्ड एंड जेस नाडलर, उदय परीख एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या होगा, जो लर्निंग या परफॉर्मेंस व्हील है, ठीक है, ये एक क्या किया गया था, इसको एक व्हील के फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, इसमें क्या करते थे, जो इसके स्पोक्स होते थे, यानी कि जो इसके जो है ये तीलियां होती थी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती थी किसी पर्टिकुलर चीज को। ये जो बीच में एक जैसे चक्का होता है ना पहिए में, ठीक है, तो वो जो है वो भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता था। तो किसको रिप्रेजेंट करता था, कि ये माना जाता था कि जो ये बीच में चक्का यानी जो मेन हब है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, बाकी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो अपर राइट स्पोक्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो लोअर राइट स्पोक्स हैं, यहाँ
यहाँ जो नीचे की तीलियां हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो जो है दूसरे जो फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ड्राइविंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को ड्राइव करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है। और जो लेफ्ट साइड है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये लर्निंग है परफॉर्मेंस व्हील किसने दी थी, ये दी थी पॉल ब्रेंथल एंड अदर्स ने, यानी कि पॉल ब्रेंथल और उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने इसको दिया था, ठीक है। तो आपको लर्निंग है परफॉर्मेंस व्हील का एक बार डायग्राम देख लेना है, आपको आप देखोगे उसको नॉर्मल तरीके से आपको उसको समझ में आ जाएगा, फाइन। तो इसका आंसर क्या है, पॉल ब्रेंथल, फाइन, ओके। तो पॉल ब्रेंथल और उनके एसोसिएट्स ने लर्निंग है परफॉर्मेंस व्हील जो है वो दी गई थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इसका कौन सा पार्ट जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है मेन हब है, अपर राइट स्पोक्स हैं तो वो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस को शो करते हैं, जो लोअर राइट स्पोक्स हैं तो वो फंक्शंस को शो करते हैं जो ड्राइव करते हैं परफॉर्मेंस को, फाइन। और जो लेफ्ट साइड है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एक्सपेंडेड व्यू को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो चलिए ये आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया ना कि आपके एग्जाम में आपके बुक्स के नाम दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि वो बुक्स किसने लिखी थी, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपको बुक जो है हमेशा उसके राइटर्स के नाम भी अक्सर याद हो जाया करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो बुक के नाम दिए गए, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो 1902 में जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी किसने दिया था, सिडनी एंड बेट्रिस वेब ने, फाइन। तो डेफिनेटली ये जो बुक है वो किसने लिखी है, सिडनी एंड बेट्रिस वेब ने, ओके। तो ये दोनों बुक जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस 1897 और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी 1902 जो बुक दी गई थी वो किसने दी थी, सिडनी एंड बेट्रिस वेब ने, और इन्होंने ही इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की जो है वो बात की थी, ओके। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, द डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन इन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन वर्क वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मजदूरों को एक छूट दी गई है कि वो अपने जो है व्यू पॉइंट है वो प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में, ठीक है। तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, बेसिकली एक असेंडिंग पार्टिसिपेशन होता है, एक डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन होता है। तो असेंडिंग पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि आप अपने वर्कर्स को इतनी छूट दे रहे हो कि जो उनके अपर लेवल की जो स्ट्रैटेजी है, जो डिसीजंस बन रहे हैं उनमें वो अपना सहयोग जो है सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। और एक डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन होता है जिसमें वो क्या करते हैं, जो उनके शॉप फ्लोर पे ही जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहाँ पे जो चेंजेस लाने की और किसी चीज़ से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ पे अपना व्यू पॉइंट जो है वो दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन वाली टर्म किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था उसे। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा, टेविस्टॉक ग्रुप, फाइन। तो ये टेविस्टॉक ग्रुप बेसिकली है कि ये बहामास प्राइवेट जो है, ये बहामास बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसको फॉर्म किसने किया था, जो लुइस ने फॉर्म किया था 1975 में, ठीक है। और इसमें जो है डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो आया था, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर लेवल पे यानी शॉप फ्लोर लेवल पे जो वर्कर्स को छूट मिलती है अपने व्यू पॉइंट रखने के लिए डिसीजन मेकिंग में, तो वो होता है डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन। और डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन किसने प्रोपाउंड किया था, टेविस्टिक ग्रुप ने, ठीक है, टेविस्टॉक ग्रुप ने। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर होगा 4, फाइन। तो ये जो टर्म्स है ना, आप इसको अलग अलग जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसमें जितने कंसेप्ट्स आपके आते हैं आपको हर चीज़ जानना जरूरी है। अगर आप एक एक चीज़ जानते जाओगे ना तो आपकी अपने आप सारी रिविजन्स भी होते जाएंगे और अपने आप नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी होते जाओगे। तो जब भी आप पढ़ो तो इसी तरह से पढ़ो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। ओके अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स आ रहे हैं जिसमें कि आ रहा है स्टे अवे स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, बाइकॉट और सेकेंडरी स्ट्राइक, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले स्टे इन का क्या मतलब होता है, काम की जगह पे रहना। स्टे अवे का क्या मतलब होता है, काम की जगह से दूर रहना, ठीक है। तो जो स्टे इन स्ट्राइक होगी डेफिनेटली क्या होगी, वर्कर्स कम टू वर्क प्लेस, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स क्या करते हैं, जो काम आते हैं लेकिन क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली स्टे इन स्ट्राइक का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है। तो यानी 2 का आपका क्या आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब देखो इन चारों ऑप्शन में बी में किसका 1 है, या तो ऑप्शन नंबर 2 का 1 है या तो ऑप्शन नंबर 4 का 1 है। ठीक है, इन दोनों में ही बी का जो आंसर है 1 है, तो यही दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्टे अवे स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्कमैन ऑर्गेनाइज रैलीज डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा स्ट्राइक अगेंस्ट थर्ड पार्टी एम्स एट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। अगर कोई दूरी रह रहा है तो कैसे वो नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, तो और जो रैलीज निकल रहा है तो वो दूर रहेगी तो निकाल पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, स्टे अवे स्ट्राइक में वर्कमैन ऑर्गेनाइज रैलीज डिमॉन्स्ट्रेशंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपका ए का क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज आपको अगर वर्कर कोई रैली और डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी काम की जगह से दूर है। तो स्टे अवे स्ट्राइक का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। फाइन, तो यहाँ पे ए का भी 2 मिल रहा है, तो किसमें ए का 2 है, आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखिए आपको आंसर मिल गया 2 1 4 3, यानी बाइकआउट का क्या हुआ, बाइकआउट मतलब आपका हुआ कि एम्स एट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल काम करने का तरीका है उसी को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो। और सेकेंडरी स्ट्राइक है, तो सेकेंडरी स्ट्राइक से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है, ये कोई थर्ड पार्टी स्ट्राइक कर रही है। जैसे कि सपोज कीजिए कि जो जनरल स्ट्राइक्स होती है, अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जनरल स्ट्राइक हो रही है, जैसे डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो गई, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर अपने काम से खुश है तब भी उसको जाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो होती है बेसिकली जो थर्ड पार्टी स्ट्राइक करती है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्राइक। आप ना चाहते हुए भी अगर आप उस क्राफ्ट और उस चीज़ का हिस्सा हो तो आप उसमें आपको उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 2 1 4 3। फाइन, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि वहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक टाइम आएगा कि जब वो रिटायर हो जाएगा या किसी की डेथ के कारण या किसी कैजुअलिटी के कारण भी वो अलग हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने के। फाइन, तो अब कोई पर्टिकुलर एक बंदा है, अभी वो काम कर रहा है, तो वो छोड़ के चला गया अचानक से, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से चले गए, तो आपकी जगह वो जगह जो है वो डेजिग्नेशन कौन लेगा। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही तैयारी कर लेती है। तो यही होता है सक्सेशन प्लानिंग। ओके, फिर आता है प्रोसेस कंसल्टेशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको कंसल्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट कि जो आपको अल्टीमेट गोल मिले वो एफिशिएंट मिले, यानी कि आप प्रॉपर रिसोर्स को यूटिलाइज कर सको, जो आपको गोल अचीव करना है आप उसको अचीव कर सको। इस तरह से आपको अपने प्रोसेस को बनाना है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो। ठीक है, डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, डेल्फी टेक्निक में बेसिकली होता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट का एक ग्रुप होता है और वो फोरकास्ट करता है बेसिकली बैठ के किसी भी चीज़ पे। जैसे कि अगर हम लोग HR के टर्म में बात करते हैं तो वो क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी आगे, कैसा ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे, कितनी और ज़रूरत होगी, कितने हमें हायर करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो डेल्फी टेक्निक में होगा। बेसिकली उसमें एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप रहता है। फिर MBTI की बात करते हैं, तो बेसिकली MBTI क्या है, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर करने का तरीका है जो मायर ब्रिग्स ने दिया था। MBTI का फुल फॉर्म होता है मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चनर तैयार किया गया था और उस क्वेश्चनर के बेसिस पे ही लोगों के जो है साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस को जाना गया था और इसके बेसिस पे 16 ट्रेट्स बनाए गए थे पर्सनालिटी के। ठीक है, तो अब डेफिनेटली MBTI अगर पर्सनालिटी की बात करता है तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। डेल्फी टेक्निक की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्फी टेक्निक मैंने आपको बताया कि एक एक्सपर्ट का पैनल होता है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप डिसीजन ही तो हो रहा है, तो डेल्फी टेक्निक क्या होगी, ग्रुप डिसीजन मेकिंग होगा। इसी तरह से प्रोसेस कंसल्टेशन की बात करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं। तो अगर सक्सेशन प्लानिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये डिसीजन कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगी, सारी स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट बनाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही आपका होगा। और जाहिर सी बात है प्रोसेस कंसल्टेशन के लिए OD इंटरवेंशन बचा। ठीक है, तो बेसिकली OD इंटरवेंशन क्या होता है,
अब ये बचा तो इसका आंसर लिख देते हैं, लेकिन ओडी इंटरवेंशन का मतलब भी तो जानना जरूरी है। तो ओडी इंटरवेंशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं जिससे कि आप अपने गोल को अल्टीमेटली अचीव कर सको, तो प्रोसेस कंसल्टेशन भी उसमें एक पार्ट है। आपको अपने प्रोसेस को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, ऐसे प्रोसेस का तरीका लेके चलना है सो दैट कि आपका जो फाइनल जो गोल है वो आप प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाओ। फाइन, तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन, हम आपको क्या मिला 1 4 2 3। अब देखते हैं इसमें किस में है, तो डेफिनेटली आपके ऑप्शन नंबर 1 में है 1 4 2 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बेझिझक आप मुझसे पूछ लो, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ और आपकी डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस गुडविल इज कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं, ये किस चीज़ की थ्योरी है, ये लेबर वेलफेयर की थ्योरी। ठीक है, और इन थ्योरीज में आपको बेसिकली आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सी गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली जो है गुडविल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेबर वेलफेयर वर्क का। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले चारों थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लेकेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो प्लेकेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअली प्लेकेट का मतलब होता है किसी चीज को सूद करना, यानी कि किसी चीज को सेटिस्फाई करना या किसी चीज को आराम देना। ठीक है, तो प्लेकेटिंग थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो लेबर्स होते हैं ना वो मिलिटेंट बिहेव करने लगते हैं जब, और वो अपने कॉन्शियस होते हैं अपने राइट्स की तरफ, अपने प्रिविलेजेस की तरफ। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए कि टाइमली और पीरियडली जो है मतलब प्रॉपर एक टाइम इंटरवल पे आप क्या करो, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करो, प्रोविजंस बनाओ। तो इससे उनको क्या होगा, आप उनको सेटिस्फाई कर पाओगे, सूद कर पाओगे, जो उनको उनके अंदर मिलिटेंट बिहेवियर आ गया है उसको आप आराम दे पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो प्लेकेटिंग थ्योरी का कहना था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेकेटिंग से सूदिंग का मतलब पता चल रहा है आपको, और सूदिंग आप किसको करोगे, जिनका मिलिटेंट बिहेवियर हो गया। तो प्लेकेटिंग थ्योरी बेसिकली इससे डील करती थी। फिर पब्लिक रिलेशन थ्योरी से बात आ रही है, अगर आप किसी से अपना रिलेशन कब अच्छा रख सकते हो, जब आपकी एक अच्छी इमेज हो। ठीक है, तो अच्छी इमेज कैसे होगी, जब अपनी गुडविल अच्छी बनाओगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लेबर वेलफेयर वाला काम करते हो तो आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, एक अच्छा गुडविल बनता है। ठीक है, तो इसीलिए लेबर वेलफेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे प्लेकेटिंग थ्योरी में क्या था, आपको लेबर वेलफेयर करना है, लेकिन क्यों करना है, वर्कर्स के जो है उनके मिलिटेंट बिहेवियर को सूट करने के लिए। यहाँ पे पब्लिक रिलेशन थ्योरी में आपको क्यों करना है, गुडविल अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आंसर ही है आपका, गुडविल की अगर इसमें बात की गई है। बाकी दो भी देख लेते हैं। एक होती है फंक्शनल थ्योरी। तो बेसिकली फंक्शनल थ्योरी में आपका क्या चीज़ है कि फंक्शनल थ्योरी के हिसाब से आपको क्या है कि आपको जैसे कि अगर आपको किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, कोई लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो पहले आपको उसके लिए अच्छा भी तो करना पड़ेगा, एक अच्छा उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा काम करने के लिए। तो फंक्शनल थ्योरी उसी पे बेस्ड है कि अगर आप किसी के लिए लेबर वेलफेयर करते हो, लेबर वेलफेयर जैसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर सेटिस्फाइड होंगे और खुश रहेंगे, तो क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फिर आता है फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। तो ये ह्यूमन ग्राउंड पे होती है। इसका मतलब क्या है कि एज अ बीइंग अ सोशल पार्ट, अगर आप एक हमारे एक समाज का हिस्सा हो, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करो, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दो लेबर्स को। ठीक है, सोशल वेलफेयर की तरीके से इसको देखा जाता है कि आपको लोगों के लिए भलाई करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो मजदूर है उन्हीं से शुरुआत करो और उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करो। तो आई होप कि आपको ये जो थ्योरीज हैं ये समझ में आई होंगी। कुछ और थ्योरीज भी है लेबर वेलफेयर के, मैं उनको अपने जनरल क्लासेस में जो है वो कवर करूंगी। फाइन, और इन चारों मतलब आप बेसिकली समझ लो, प्लेकेटिंग में आपको सूद करना है उनके मिलिटेंट बिहेवियर को, पब्लिक रिलेशन थ्योरी में आपको रिलेशन अच्छा मेंटेन करना, एक अच्छा गुडविल बना के, फंक्शनल थ्योरी में आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है इसलिए आपको लेबर वेलफेयर करना है, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी में ह्यूमन ग्राउंड पे आपको क्या करना है, लेबर वेलफेयर का जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें गुडविल के बारे में बात की गई थी, तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या होगा, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होगा 2।
फाइन। तो आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी चीज़ें पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो भी हैं आपके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और अगर आप जो लोग नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल। आपको नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।